गर्मियों का महीना था। गांव के बाग बगीचों में लगे पेड़ रसीले आमों से लदे हुए थे। ऐसे ही एक दिन गांव की कुछ लड़कियां बगीचे में आम तोड़ने गईं। अरे वाह, कितने रसीले आम लगे हैं। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चलो तोड़कर खाते हैं। हाँ, वैसे भी अभी रामू काका खाना खाने घर गए हुए हैं, यही सही मौका है। सभी लड़कियां उछल उछल कर आम तोड़ रही थीं कि तभी वहाँ प्रियल नाम की एक लड़की आई और उनसे बोली, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम सब आम तोड़ कर खा रहे हैं? अरे वाह, मुझे भी आम खाना है, मुझे भी एक आम दो ना। तुम खुद क्यों नहीं तोड़ लेती? वैसे भी तुम कितनी लंबी हो। रानी, तुम ये क्या बोल रही हो इस बौनी को? ये तो हमारे कमर तक भी नहीं आती, भला पेड़ से आम कैसे तोड़ेगी? बौनी कहीं की। ये कहते हुए सभी लड़कियां प्रियल का मजाक उड़ाने लगी। उसके बाद प्रियल उदास होकर वहाँ से चली गई। दरअसल प्रियल का कद बाकी लड़कियों से बहुत छोटा था। प्रियल अपने कद को लेकर अक्सर दुखी रहा करती थी, लेकिन उसकी माँ सुजाता हमेशा उसका हौसला बढ़ाया करती थी। इसी तरह कुछ साल बीत गए। अब प्रियल शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन सुजाता अपनी बेटी प्रियल को लेकर रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने गई। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ प्रियल को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे देखो तो यार बौनी को। ये यहाँ क्या कर रही है? सज धज कर तो ऐसे आई है जैसे इसी की शादी होने वाली हो यहाँ। पर इस बौनी से शादी करेगा कौन? इस जन्म में तो इसकी शादी होने से रही। प्रियल उन सबकी बातें सुनकर रोने लगी। तभी वहाँ प्रियल की माँ सुजाता आई और उन लड़कियों को डांटते हुए बोली, सुनो लड़कियों, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। माना कि तुम सबकी कद काठी अच्छी है, लेकिन मेरी बेटी भी लाखों में एक है। मैं अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से करूँगी और तुम सब देखती रह जाओगी। सुजाता की ये बात सुन सभी लड़कियाँ मुँह बनाने लगी। सुजाता के लिए अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था। कुछ दिन बाद सौरभ नाम के लड़के से प्रियल का रिश्ता तय हो गया। दहेज देने में सुजाता ने किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो चाहती थी उसकी बेटी प्रियल ससुराल में सुखी से रहे। इसी विश्वास के साथ सुजाता ने अपनी बेटी प्रियल की शादी सौरभ से करवा दी। लेकिन सौरभ एक घमंडी और बुरा लड़का था। वो प्रियल से नफरत करता था। प्रियल, तुम मुझसे दूर रहा करो, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे अपने आप को देखो, तुम किसी एंगल से मेरी पत्नी कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तुम कितनी बौनी हो और मुझे देखो, मैं कितना लंबा और हैंडसम हूँ। मैंने सिर्फ दहेज के लालच में तुमसे शादी की है। समाज की नजरों में तुम मेरी पत्नी हो सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। सौरभ प्रियल से एक नौकरानी की तरह व्यवहार करता था और उसके साथ मारपीट भी किया करता था। एक दिन सौरभ तैयार होकर कहीं जा रहा था। फिर वो जाते वक्त प्रियल से बोला, मैं आज घर लेट से आऊँगा, मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं। आज मेरा बाहर खाने का मन है। सुनिए, मैं भी चलूं आपके साथ? मैंने भी बहुत दिनों से बाहर का खाना नहीं खाया। मेरा भी बड़ा मन है चाट पकौड़ी और टिक्की खाने का। मेरा दिमाग खराब है क्या, जो मैं तुझे अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा? बोनी कहीं की। बोनी के साथ देखकर सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। ज्यादा मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत कर। जा यहाँ से, अपने काम से काम रखा कर, समझी? ये कहते हुए सौरभ गुस्से से वहाँ से चला गया। वहीं प्रियल बेचारी नौकरानी की तरह दिन भर काम कर उसे ना तो प्यार मिलता ना ही सम्मान। एक दिन प्रियल घर की साफ सफाई कर रही थी कि तभी एक गरीब औरत उसके दरवाजे पर आई और बोली, कोई है घर पर? बड़ी दूर से आई हूँ। आवाज सुन प्रियल तुरंत ही काम छोड़ बाहर आई और बोली, बहन अंदर आओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे बहुत दूर जाना है और देखो ना, मेरी साड़ी कई जगह से फट गई है। क्या तुम्हारे पास कोई नई साड़ी होगी जो तुम मुझे दे सको? तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। बहन, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आती हूँ, बस 2 मिनट रुकिए। उसके बाद प्रियल अपनी अलमारी में से अपनी शादी की साड़ी निकालकर गरीब औरत को देते हुए बोली, बहन ये साड़ी आप पहन लो। पर ये साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है। ये मेरी शादी की साड़ी है, मेरी माँ ने मुझे दी थी, पर मेरे ये किसी काम की नहीं। मैं इतनी लंबी नहीं कि ये साड़ी पहन सकूं। ये साड़ी आप पर अच्छी लगेगी, आप पहन लो। तभी वो औरत मुस्कुराते हुए एक सुंदर परी में बदल गई।
प्रियल, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारा दिल बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं तुम्हें जादुई साड़ी दे रही हूँ। ये तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगी। इतना कहकर परी जादुई साड़ी देकर गायब हो गई। वहीं भोली भाली प्रियल ने जादुई साड़ी को संभाल कर अलमारी में रख दिया। ऐसे ही काफी समय बीत गया। सौरभ ज्यादातर समय अक्सर बाहर बिताने लगा। दरअसल उसे टीना नाम की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन टीना लालची और धोखेबाज थी। वो सौरभ से किसी न किसी बहाने से पैसे मांग लिया करती थी। वहीं सौरभ टीना की हर मांगे पूरी किया करता था। टीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ। बेबी, पहले मुझे अपने भाई से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम पहले अपने भाई से बात कर लो, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूँगा। ओके, अब मैं चलता हूँ। टीना का भाई विक्रांत लालची और बड़ा दुष्ट था। घर पहुंचकर टीना अपने भाई विक्रांत को सारी बात बताते हुए बोली, अरे भाई, पैसे वाला मुर्गा मुझसे शादी करने की बार बार जिद कर रहा है। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। बहना, हम कब तक थोड़े थोड़े पैसे में काम चलाते रहेंगे? अब समय आ गया है कि हम कोई बड़ा हाथ मारे। वो तो ठीक है, पर हमें आगे करना क्या है? उस मुर्गे से झूठे प्यार का नाटक करते करते मैं थक चुकी हूँ। बहन, तू एक काम कर, किसी बहाने से तू उसे जंगल के पास जो खंडर है वहाँ बुला ले। बाकी मैं देख लूँगा कि उससे उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कैसे करवानी है। प्लान के मुताबिक टीना सौरभ को कॉल करती है, लेकिन सौरभ अपना फोन गलती से घर पर ही भूल गया था। अरे, लगता है ये अपना फोन आज घर पर ही भूल गए। कोई बार बार इन्हें फोन कर रहा है, मैं उठा लेती हूँ। ये कहते हुए प्रियल ने फोन उठाया। तभी वहाँ दूसरी तरफ से टीना बोली, हेलो बीबी, मेरा भाई हमारी शादी के खिलाफ है। वो मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, इसलिए तुम मुझसे पुराने वाले खंडर में आकर मिलो। हम भाग कर शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज रही हूँ। तुम शाम को मुझे वहीं मिलने आना। समय पर आ जाना, लेट मत करना। ओके, बाय बीबी। फोन पर सारी बात सुन प्रियल को गहरा धक्का लगा और वो बहुत दुखी हो गई। तभी थोड़ी देर बाद सौरभ वापस घर लौटा। तभी प्रियल बोली, सुनिए, ये टीना कौन है और क्या चक्कर चल रहा है आपका उसके साथ? अपनी बकवास बंद कर। मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की जरूरत नहीं है। मैं चाहे कुछ भी करूं, तुझे इससे क्या? ये कहते हुए सौरभ अपना फोन लेकर गुस्से में वहाँ से चला गया। फिर सौरभ ने जैसे ही व्हाट्सएप पर टीना का मैसेज देखा, उससे मिलने बताए गए एड्रेस पर पहुंच गया। तभी टीना का भाई विक्रांत धोखे से उसके सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब सौरभ को होश आया, उसने अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। ये सब क्या हो रहा है? टीना, प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम दूर खड़ी हंस क्यों रही हो? बेवकूफ, मैं तुझसे कोई प्यार नहीं करती। तू तो बस मेरे लिए पैसे वाला एक मुर्गा है। अपनी शक्ल देख पहले, छछूंदर जैसी तो तेरी शक्ल है और चला मुझसे शादी करने। ये कहते हुए टीना जोर जोर से हंसने लगी। तभी टीना का भाई विक्रांत बोला, सुन मुर्गे, तू जल्दी से अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे बहन के नाम कर दे, अगर जिंदा रहना चाहता है तो। इतना बड़ा धोखा? टीना, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तो तुमसे प्यार किया था, लेकिन बदले में तुम मेरी जान लेना चाहती हो। तुमसे अच्छी तो मेरी पत्नी प्रियल है। वो जैसी भी है मेरा इतना ख्याल रखती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। दोनों भाई बहन सौरभ की पिटाई करने लगते हैं कि तभी अचानक से वहाँ प्रियल जादुई साड़ी पहनकर आ जाती है। मैं कहती हूँ मेरे पति को छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। प्रियल को देख दोनों भाई बहन जोर जोर से हंसने लगे। अरे भाई, देखो तो, इस बोनी को लगता है ये इस बेवकूफ मुर्गे की बीवी है। ए बोनी, चुपचाप यहाँ से चली जा, अगर जान प्यारी है तो, नहीं तो तेरे पति के साथ साथ हम तुझे भी मार डालेंगे। नहीं, मैं अपने पति को लेकर ही जाऊंगी, छोड़ दो उन्हें। लगता है ये बोनी ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। ये कहते हुए विक्रांत जैसे ही प्रियल की ओर बढ़ा, तभी प्रियल गायब हो गई और फिर गायब होकर उन दोनों की पिटाई करने लगी। सामने आ, कहाँ चली गई? बोनी, तुझे तो मैं देख लूंगा, एक बार पकड़ में तो आ। हाँ, हे भगवान। छोड़ हमें। बोनी, तू हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है। लेकिन प्रियल उन दोनों की एक नहीं सुनती और उनकी लगातार पिटाई करने लगती है। ये देख सौरभ खुश होते हुए बोला, मारो इन दोनों को और मारो, इन दोनों को छोड़ना नहीं। ये दोनों लालची और धोखेबाज हैं। प्रियल ने उनकी खूब पिटाई की। उसके बाद उसने उन दोनों को रस्सियों से बांध दिया। छोड़ो हमें, छोड़ो जल्दी। एक बार ये रस्सी खुल जाए, उसके बाद इस बोनी को अच्छे से मरम्मत करूंगा।
उसके बाद प्रियल जादुई साड़ी की मदद से दोनों बदमाश भाई बहन को पुलिस स्टेशन पहुंचा देती है, जहां पुलिस ने उन दोनों को देखते ही उन्हें जेल में डाल दिया, क्योंकि दोनों भाई बहन को ठगी और चोरी के मामले में पुलिस काफी समय से ढूंढ रही थी। इस तरह धोखेबाज टीना और विक्रांत को बाकी की जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ी। वहीं दूसरी ओर सौरभ ने प्रियल से माफी मांगते हुए कहा, प्रियल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है कि इंसान का रंग रूप और कद काठी कोई मायने नहीं रखता, बल्कि इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए, और तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर और अनमोल हो। ये कहते हुए सौरभ ने प्रियल को गले से लगा लिया। इस तरह जादुई साड़ी के जादू से प्रियल की जिंदगी खुशियों से भर गई और वो अपने पति सौरभ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। अनीता एक गरीब औरत थी। वो निर्मला नाम की एक अमीर औरत के यहाँ काम करती थी। अनीता अपनी 5 साल की बेटी सुहानी के साथ रहती थी। उनके पास घर नहीं था, इसलिए अनीता की मालकिन निर्मला ने उन्हें एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था। एक दिन अनीता अपनी बेटी सुहानी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी वहाँ पर निर्मला आ जाती है। क्यों रे नालायक, तुझे काम नहीं करना और तू है कि यहाँ पर अपनी बेटी को सजा रही है? मालकिन, मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। अरे तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, नौकरानी की बेटी तो नौकरानी ही बनेगी, लेकिन तेरी नौटंकी की वजह से मेरा रोज समय बर्बाद होता है। मैं तुझे मुफ्त की तनख्वाह नहीं देती। आंटी, आप मेरी मम्मी को क्यों डांट रही हो? ये तो पूरा दिन काम में व्यस्त रहती हैं, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई बहाना बनाकर इनको परेशान करती रहती हो। सच में आप बहुत बुरी हो। सुहानी की बात सुनकर निर्मला का खून खौल जाता है और वो एक छड़ी उठाती है और सुहानी को मारने लगती है। कल की छोकरी मुझसे जबान लड़ा रही है, मैं तेरी खाल खींच लूंगी। मालकिन, आप इसको कुछ मत कहिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी बहुत ज्यादा जुबान चल रही है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर निर्मला सुहानी का बैग छीन लेती है और जलते चूल्हे में डाल देती है। आंटी, ये आपने क्या किया? आपने मेरा बैग जला दिया और मेरी सारी कॉपी जल गई। पीछे हट, वरना मैं तुझे भी चूल्हे में फेंक दूंगी। इतना कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और सुहानी अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। माँ, निर्मला आंटी हमारे पर इतना अत्याचार क्यों करती हैं? हम यहाँ से कहीं और क्यों नहीं रह सकते माँ? बेटी, क्या करूँ, इस विधवा औरत को इस दुनिया के सारे जुल्म सहने पड़ते हैं। मैंने सोचा था मैं तेरी परवरिश बहुत अच्छे से करूँगी ताकि जीवन में तू कामयाब बन सके। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इतना कहते कहते अनीता को एक बात याद आ जाती है। जब वो खेत में खुदाई कर रही होती है और खुदाई करते करते उसे जमीन के नीचे एक बड़ा सा आम दिखाई देता है। अरे, इतना बड़ा आम, लगता है ये बहुत खास है। अनीता उस आम को देख रही थी कि तभी उसमें से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, ये क्या? इस आम के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अनीता ने तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी से उस आम को आधा आधा कर दिया। तभी अनीता देखती है कि उस आम के अंदर से एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है। हे भगवान, ये कैसा अद्भुत करिश्मा है। आखिर ये छोटी बच्ची उसके अंदर आई कैसे? कुछ भी हो, मैं इसको इस हालत में यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। उसके बाद अनीता उस छोटी सी बच्ची को अपने घर ले जाती है और उस बच्चे का नाम सुहानी रखती है और उसको अच्छे से पालती है। अनीता अपने पुराने दिन याद कर रही होती है कि तभी वहाँ पर फिर से निर्मला आ जाती है और कहती है, अब यहाँ पर किसका मातम बना रही है? बहुत सारा काम पड़ा है, जाकर काम कर। उसके बाद अनीता घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निर्मला अपनी सहेली के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। दूसरी तरफ अनीता साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक अनीता से गलती से उनका टीवी टूट जाता है। निर्मला, तू तो ये टीवी दुबई से लाई थी ना? और ये तो पूरे 2 लाख रुपए का था ना? सच में
तेरी नौकरानी बहुत बुरी है। तू सही कह रही है, ये टीवी मैं दुबई से लाई थी। इस अनीता से मेरी अमीरी देखी नहीं जाती, इसलिए आए दिन मेरे घर का नुकसान करती रहती है। तो तू खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है? डंडा ले और मार इसे। निर्मला अपनी सहेली के बहकावे में आकर अनीता के बाल पकड़ती है और उसको मारने लग जाती है। तभी वहाँ पर निर्मला का पति राजेश आ जाता है। टूटा हुआ टीवी देखते ही वो गुस्से से तिलमिला जाता है और अनीता के डंडे से पिटाई करने लगता है। इस काम वाली ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है, कुछ न कुछ तोड़ती फोड़ती रहती है। काफी पिटाई करने के बाद अनीता को घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी अनीता अपनी बेटी को साथ लिए दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में अनीता को खून की उल्टियां होने लगती है और वो तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तो मर गई, अब हम क्या करें? अब तो इसकी बेटी हमारे बारे में सबको बता देगी। हमें जल्दी से इसकी माँ को ठिकाने लगा देना चाहिए ताकि हम पर कोई मुसीबत ना आए। फिर राजेश और निर्मला दोनों अनीता को गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं और साथ ही सुहानी को भी उसके साथ बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद राजेश अनीता को उसके खेत में ले जाता है जहाँ पर अनीता को सुहानी मिली थी। चलो निर्मला, हम दोनों मिलकर इस बच्ची का गला घोट देते हैं। ये सब सुनकर सुहानी घबरा जाती है। आप लोग बहुत बुरे हैं, आपने मेरी माँ को मार दिया, अब मुझे भी मारना चाहते हैं। देख लेना, एक न एक दिन आपको इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद निर्मला सुहानी का गला दबाने लगती है, लेकिन तभी सुहानी के अंदर से एक तेज रोशनी प्रकट होती है जिससे निर्मला को बहुत तेज करंट का झटका लगता है और वो उछलकर जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। अरे सुनिए जी, मुझे जल्दी से उठाइए। अरे ये क्या, इसके शरीर में से अचानक इतनी तेज रोशनी कैसे निकली? दोनों पति पत्नी सुहानी को देख ही रहे थे कि तभी जमीन में से एक देवी माँ प्रकट होती है। तुम दोनों ने मेरी बेटी पर अत्याचार करने की हिम्मत कैसे की? अरे ये देवी क्या कह रही हैं? ये इनकी बेटी है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पाताल लोक की देवी हूँ। एक राक्षस के डर से मैंने अपनी बेटी को एक आम में बंद करके इसे खेत में छोड़ दिया था, लेकिन तुम दोनों बुरे इंसानों ने इसको मारने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों अपनी कार की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो देवी अपने जादू से उनकी कार को जलाकर राख कर देती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी देवी अपना त्रिशूल प्रकट करती है और उन दोनों की तरफ फेंक देती है। त्रिशूल उन दोनों को चीरते हुए आर पार निकल जाता है और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद देवी अपने जादू से अनीता को जिंदा कर देती है। उठो अनीता, मैं आज से तुम्हारी जिंदगी के सारे कष्ट दूर कर दूंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम दोनों को अपने साथ पाताल लोक में रखूंगी। इतना कहकर देवी अनीता और सुहानी को लेकर पाताल लोक चली जाती है और उस दिन के बाद से सुहानी और अनीता पाताल लोक में ही हंसी खुशी रहने लगती है। एक बार की बात है, मोहन अपनी 5 बेटियों के साथ शाहपुर नामक गांव में रहता था। उसकी 5 बेटियां बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। पहली बेटी का नाम पूजा, दूसरी शिवानी, तीसरी मोना, चौथी कविता और 5वीं बेटी का नाम खुशी था। मोहन की पत्नी के देहांत के बाद मोहन ने ही अपनी 5 बेटियों का पालन पोषण किया। मोहन मजदूरी का काम किया करता था। वो दिन रात मजदूरी करता और अपनी बेटियों की सारी जरूरतों को पूरा करता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद मोहन की सबसे छोटी बेटी खुशी का जन्मदिन आने वाला होता है। गरीबों की वजह से उनके स्कूल में बच्चे उन 5 बहनों का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उनके स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियां काव्या और नेहा आपस में बात कर रही होती है। काव्या नेहा से कहती है,
नेहा, तुझे पता है मेरी मम्मी मेरे लिए जन्मदिन पर बहुत सुंदर और डिजाइनर गाउन लेकर आएंगी और उसे पहनकर मैं एकदम परी की तरह लगूंगी। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या पहनकर आने वाली हो मेरे जन्मदिन पर? काव्या, मेरे पापा मेरे लिए सैंडल से मैचिंग बहुत ही सुंदर गाउन लेकर आए हैं। मैं वही पहनकर तुम्हारे बर्थडे पर आऊंगी। तभी वहाँ पर पांचों बहनें आ जाती है। उन्हें देखकर नेहा काव्या से कहती है, अच्छा ये बताओ, क्या तुम इन 5 गरीब बहनों को भी अपने बर्थडे पर बुला रही हो? अरे नहीं नहीं, इन 5 बहनों को बुलाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, इसलिए मैं इन लोगों को अपने बर्थडे पर नहीं बुलाऊंगी। तुमने बिल्कुल सही कहा काव्या, इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि जन्मदिन नाम की भी कोई चीज होती है। इनके लिए तो सारे दिन एक जैसे ही होते हैं और कहाँ हम लोगों के लिए हर एक दिन खास होते हैं, और इन लोगों के पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं होंगे। नेहा उन 5 बहनों से कहती है, तुम लोग हमारे डिजाइनर गाउन को देखकर अपना मन बहला लेना, क्योंकि तुम लोगों की किस्मत में डिजाइनर गाउन पहनना तो लिखा ही नहीं है। इतना कहकर नेहा और काव्या उन पर हंसने लगती है और उनका मजाक उड़ाने लगती है। पूजा के चारों बहनों को उन लोगों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अपनी बहनों का गुस्सा देखकर पूजा काव्या और नेहा से कहती है, तुम लोगों को हमारी गरीबी का इस तरह मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। हम लोग गरीब हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, इन लोगों को हमारे इस तरह से मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। पूजा दीदी, आप इन लोगों से मुंह मत लगाइए, क्योंकि ऐसे लोगों से मुंह लगाकर कोई फायदा नहीं है। हाँ दीदी, चलिए यहाँ से। पूजा, शिवानी, मोना और कविता वहाँ से चली जाती है। खुशी नेहा और काव्या से कहती है, सुनो नेहा और काव्या, आज के बाद से तुम दोनों ने हमारी गरीबी को लेकर मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और ये अपनी अमीरी का घमंड कहीं और जाकर दिखाना। खुशी इतना कह रही होती है कि उसी समय स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो 5 बहनें अपने घर चली जाती है। 5 एक साथ उदास मन से कमरे में बैठी होती है। उन्हें कहीं न कहीं नेहा और काव्य की बातों से ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिख रही थी। उनके उदास चेहरे को देखकर उनके पिता मोहन उनसे पूछते हैं, मेरी 5 लाडली बेटियों को क्या हुआ? तुम सभी इतनी उदास क्यों बैठी हो बेटा? कुछ हुआ है क्या? तभी शिवानी अपने पिता से बोलती है, पिताजी, हमारी गरीबी की वजह से स्कूल में सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ पिताजी, उनकी बातें सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है। पिताजी, आपको पता है कुछ दिनों बाद खुशी का जन्मदिन आ रहा है और इस वजह से भी स्कूल में बच्चों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। पिताजी, उन लोगों को लगता है कि हम कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मना सकते हैं और न ही अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। तुम लोग चिंता मत करो मेरी बच्चियों, मैंने इस बार कुछ पैसे जमा किए हैं। मैं तुम 5 को खुशी के जन्मदिन पर बहुत सुंदर गाउन ला कर दूंगा, फिर मेरी बेटियों का कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा। अपने पिता मोहन की बात सुनकर वो 5 बहनें बहुत खुश हो जाती है और सबसे ज्यादा खुशी तो खुशी को होती है, क्योंकि इस बार वो अपना जन्मदिन मना पाएगी और इस बार वो अपने जन्मदिन पर सुंदर सा गाउन पहन पाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन साइट पर काम कर रहा था तो उसके पैर पर एक लोहे की छड़ लग जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अपने पिता को इस हालत में देखकर 5 बहनें बहुत दुखी हो जाती है। मोहन अपनी बेटियों से कहता है, मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए अब नई गाउन नहीं खरीद पाऊंगा। मैंने जितने भी पैसे जमा किए थे वो तो मेरे इलाज में खर्च हो गए। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। हाँ पिताजी, हमें नए कपड़े नहीं चाहिए। पिताजी, दीदी सही बोल रही हैं, इसलिए आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। हमें आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह 5 बहनें अपने पिता को तसल्ली देती है और कुछ दिन बाद खुशी का जन्मदिन आ जाता है। लेकिन अभी भी मोहन के तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं था, इसलिए खुशी अपना जन्मदिन नहीं मना पाती है। 5 बहनें अपने घर के पीछे वाले पार्क में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही होती है। खुशी अपनी बहनों से बोलती है, दीदी, वैसे सच कहें काव्या और नेहा की किस्मत कितनी अच्छी है ना? तुमने सही कहा, उन लोगों के पास भगवान का दिया सब कुछ है।
हाँ, उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। वो जो चाहे वो खरीद सकती हैं। शायद तभी उन लोगों को अपने ऊपर इतना घमंड है। आज काव्य अपना जन्मदिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रही होगी और यहाँ तो मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। काश हम लोगों की भी अच्छी किस्मत होती तो हम भी तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट कर पाते। इसी तरह वो पांचों बहनें अपने दुखों को बयां कर रही होती है। तभी वहाँ अचानक एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है और उन लोगों के पास जाती है। परी को देखकर पांचों बहनें हैरान हो जाती है और परी उन पांचों बहनों से कहती है, सुनो, मैं परी लोग से यहाँ तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। तुम्हारी इन दुख भरी बातों को सुनकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी जी, आप हमारी मदद कैसे करेंगी? उसी समय वो परी 5 जादुई गाउन वाले घर प्रकट कर देती है और कहती है, ये जादुई 5 गाउन घर है और मैं तुम पांचों को ये देना चाहती हूँ। ये जादुई 5 गाउन घर तुम लोगों की सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। अगर तुम चाहो तो तुम लोग इसके अंदर रह भी सकती हो, लेकिन हाँ, तुम लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा। तुम्हें इन जादुई 5 गाउन वाले घर के बारे में किसी को भी नहीं बताना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। आपकी वजह से अब से हम सब अमीरी की खुशी का आनंद ले पाएंगे, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस तरह से वो 5 बहनें परी का धन्यवाद करती है और वो परी पांचों बहनों को जादुई गाउन घर देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो पांचों बहनें अपने पिता को सारी बात बताती है और वो पांचों अपने पिता मोहन को लेकर जादुई गाउन वाले घर में चली जाती है। पूजा अपने जादुई गाउन वाले घर से बोलती है, हे जादुई गाउन घर, आज मेरी छोटी बहन खुशी का जन्मदिन है, इसलिए उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तुम मुझे एक बड़ा सा केक दे दो और मेरे पिताजी को पहले की तरह ठीक कर दो। पूजा के इतना कहते ही वहाँ पर एक सुंदर और बड़ा केक प्रकट हो जाता है और उसके पिता भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पांचों बहनें अपने गाउन वाले घर से सुंदर सुंदर कपड़े और खाने पीने की चीजें मांगती है और उन पांचों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और पांचों बहनें सुंदर सुंदर गाउन पहनकर तैयार हो जाती है और खुशी का जन्मदिन खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन बहनें स्कूल जाती है तो काव्या और नेहा से कहती है, तुम लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इस बार हमने भी अपनी बहन खुशी का जन्मदिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया है। और हमने तुमसे भी अच्छी डिजाइनर गाउन पहनी थी और बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी खाया था। तुम लोगों को ये झूठे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी गरीबी के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए ये फालतू का फेंकना बंद करो। मैं सच कह रही हूँ, हमें एक परी ने जादुई 5 गाउन वाले घर दिए हैं और हम लोग गाउन से जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। हाँ, मोना सही कह रही है। अगर तुम लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं होता तो तुम लोग स्कूल की छुट्टी होने के बाद हमारे साथ हमारे घर चलकर देख सकती हो। इस तरह काव्या और नेहा मोना और कविता की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना और कविता काव्या और नेहा को जादुई गाउन घर दिखाने लेकर जाती है और गाउन के सामने ले जाकर कहती है, हे जादुई गाउन, तुम मुझे जल्दी से स्वादिष्ट खीर और पूरी दे दो। लेकिन इस बार मोना के ऐसा कहते ही वो जादुई गाउन वहाँ से गायब हो जाता है और ऐसे ही कविता भी अपने जादुई गाउन वाले घर से कुछ मांगती है तो उसका भी जादुई गाउन घर गायब हो जाता है और इस तरह पांचों जादुई गाउन घर गायब हो जाते हैं। काव्या और नेहा मोना और कविता पर हंसने लगती है और वहाँ से हंसती हुई चली जाती है और जब इस बात का पता तीनों बहनों को चलता है तो पूजा कहती है, कविता और मोना, ये तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? तुम दोनों इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? उस परी ने जादुई गाउन घर के बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था। आज तुम दोनों की वजह से सब कुछ खराब हो गया। दीदी, आज आपके लापरवाही की वजह से वो जादुई गाउन घर हमारे पास नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें माफ कर दो प्लीज। हाँ दीदी, हम दोनों को माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। उसी समय वो परी वहाँ प्रकट हो जाती है और मोना और कविता से कहती है,
मोना और कविता, मैंने उन जादुई गाउन घर के बारे में किसी को बताने से इसलिए मना किया था क्योंकि अगर किसी लालची और बेईमान इंसान के हाथ जादुई गाउन लग जाता तो वो लोग इसका गलत उपयोग करते। इसलिए अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो जादुई 5 गाउन घर तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे और फिर से तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना, इन जादुई 5 गाउन घर की सच्चाई अब किसी को मत बताना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उस परी के वहाँ से जाते ही जादुई 5 गाउन घर वहाँ पर फिर से प्रकट हो जाते हैं और उस दिन के बाद से 5 बहनें खुशी खुशी जादुई गाउन घर में रहने लगती हैं और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है और वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।